हेलो बच्चों, मैं अमीप्रा पार्वतीबेन, कक्षा 9 हिरप्रा कन्या विद्यालय के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा लेसन है क्रांतिकारी शेखर का बचपन। इस पाठ के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उसका उपनाम है अग्नेय। आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुत चर्चित उपन्यासकार के रूप में अग्नेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कसैया यानी कि कुशीनगर में हुआ था। बचपन 1911 से 1915 तक का समय लखनऊ में बीता। बाद में कुछ समय के लिए वे श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के कॉलेज में बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांतिकाली दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। अग्नेय जी विद्रोही व्यक्ति रहे हैं। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उसका उपन्यास शेखर एक जीवनी प्रेमचंद के गोदान के बाद सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। आप लोगों ने प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास के बारे में पढ़ा होगा। भारतीय हिंदी साहित्य में सबसे चर्चित जो कोई उपन्यास है वो प्रेमचंद जी का गोदान है, जिसमें किसान की बात की गई है। तो ऐसा ही हमारे अग्नेय जी का उपन्यास है शेखर एक जीवनी। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे हैं। वे हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हें आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया है। कितनी नावों में कितनी बार पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। भग्नदूत, चिंता, इत्यम, हरिघास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरियो करुणा, प्रभामय उसकी प्रमुख काव्य कृतियां है। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया था। तार सप्तकम एक साप्ताहिक है और उसका संपादन भी लेखक ने किया था। क्रांतिकारी शेखर का बचपन उसके प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 का अंश है। यह उपन्यास 1940 में लिखा गया था। बचपन से लेकर कॉलेज जीवन तक का जीवन चित्रित है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र्य की खोज लक्षित है। वह लील पर चलने वाला नहीं है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासक का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीजों का चाहक, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती। बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। चलिए बच्चों, पहले तो मैं आपको गुजराती में ये जो पूरा पाठ है उसका सारांश बताऊंगी। बाળકો, क्रांतिकारी शेखर એ શેખર એક જીવની પાઠમાંથી લેવાયેલું એક નાનકડો અંશ છે। આ પાઠની અંદર બતાવવામાં આવ્યું છે કે શેખર નામનો એક વિદ્યાર્થી હોય છે। આ શેખરના પપ્પા છે એ અંગ્રેજી વિચારધારાને અપનાવે છે। પોતાના બાળકો છે એ અંગ્રેજી સ્ટાઇલના કપડાં પહેરે, અંગ્રેજી રહેનસહેનથી રહે અને અંગ્રેજી બોલે એવું શેખરના પિતાજીનો ઉદ્દેશ્ય હોય છે। પરંતુ શેખર ગાંધીના રંગે રંગાયેલો હોવાથી એને પિતાની આ જે વિચારધારા છે એ ગમતી નથી। પોતાના પિતાને એ વિરોધ તો કરી શકતો નથી, કારણ કે એ સમયનું વાતાવરણ અત્યારના સમય જેવું નહોતું। ત્યારે પિતાની દરેક આજ્ઞા માનવી એ બાળકો માટે શિરોધાર્ય હતું। એટલા માટે શેખર એનો વિરોધ કરી શકતો નથી, રેલીઓની અંદર જઈ શકતો નથી। પરંતુ એ પોતાની રીતે પોતાના ઘરમાં રહી અને ગાંધીજીને સહકાર આપે છે। કઈ રીતે આપે છે? તો શેખર છે એના ઘરના દરેક સભ્ય છે એ વિદેશી કાપડ છે પહેરતા હોય છે। એક દિવસ એના ઘરના પાસેથી વિદેશી ચીજવસ્તુના બહિષ્કારની રેલી નીકળે છે, ત્યારે શેખર પોતાના ઘરના તમામ કપડાં છે જે વિદેશી હતા એને એક જગ્યાએ ઢગલો કરી અને એને આગ ચાપી દે છે। શેખર પાસે જે થોડા કંઈક ખાદીના કપડાં હતા એ કપડાં એ પહેરે છે। એને જ્યારે અંગ્રેજી શાળાની અંદર મૂકવામાં આવે છે ત્યારે એ અંગ્રેજી ભણતો નથી, પરંતુ હિન્દી પોતાની જાતે શીખે છે। અને આગળ આગળ શું થાય છે એ હવે આપણે આ વાર્તાની અંદર જોશું।
असहयोग की एक लहर आई और देश ने उनसे बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब वह नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। मैंने आपको बताया उसी प्रकार शेखर के घर का वातावरण ऐसा था कि वो गांधी जी के आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकता था। पूरे देश में एक लहर थी कि हमें आज़ादी चाहिए और गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन शेखर उसमें हिस्सा नहीं ले सकता था। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो दो चार मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। मोटे कपड़े यानी गुजराती में जिसको कहते हैं झाड़ू कपड़ू, यानी कि खद्दर के कपड़े। उसके पास थोड़े ही खद्दर के कपड़े थे, वो पहनता है और विदेशी कपड़ों का वो त्याग करता है। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं थे कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वो ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखता करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुंचती। बच्चों, उस समय ऐसा वातावरण था कि पूरे भारत में रैलियां निकलती थी, लोग बहिष्कार करते थे और उस रैलियों में बहुत सारे गीत गाते थे और अंग्रेजों के खिलाफ पूरा वातावरण बना हुआ था। तो ये शेखर है, उसके घर से बाहर जाने की तो मना होती है, तब वो क्या करता है, अपने घर के ऊपर जाकर खिड़की से झांकता है कि लोग क्या कर रहे हैं। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। यानी कि वहां से गुजरने वाले लोग एक सूत्र पुकारते थे, गांधी का बोलबाला और दुश्मन का मुंह काला। ये बच्चा उसमें हिस्सा तो नहीं ले सकता है, लेकिन अपनी खिड़की से वो जोर जोर से ये सूत्र बोलता है। इससे आगे वो जा नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी। लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था और निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। जब हमारे जीवन में कोई बाधा आती है तो उस बाधा को दूर करने के लिए हम कोई दूसरा मार्ग ढूंढते हैं। तो ये बच्चा भी ऐसा ही करता है। उसके मार्ग में जो बाधा थी आंदोलन में भाग नहीं लेने की, उसके लिए वो दूसरा मार्ग अपनाता है। और वो मार्ग क्या है वो हम आगे देखेंगे। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे की एक खुली जगह पर ढेर कर दिया। फिर लेम्पे लाकर उस पर मिट्टी का तेल उड़ेला। मिट्टी का तेल यानी केरोसिन। बच्चा क्या करता है, घर में कोई नहीं था, उसकी अकेली माँ थी, वो कोठे पर यानी कि ऊपर बैठी थी। तो घर के जितने भी लोग थे, उसके जितने भी विदेशी कपड़े थे, सबको इकट्ठा करता है और एक जगह पर उसका ढेर बना देता है। और एक लैंप लाकर, क्योंकि उस समय मिट्टी के तेल के दिए जलते थे, आज की तरह बिजली के दिए नहीं थे, तो वो उस पर मिट्टी का तेल उड़ेल देता है। क्यों उड़ेलता है, तो कि तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसका घराना बहुत बड़ा था, बहुत सारे नौकर होंगे शायद, और तेल की देखभाल यानी कि मिट्टी के तेल की देखभाल वो लोग करते थे, इसलिए बच्चा वहां नहीं जाता है। और लैंप में से मिट्टी का तेल उड़ेकर ये पूरे ढेर में आग लगा देता है। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वो आग के चारे ओर नाचने लगा और गला खोल खोल कर गाने लगा, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी ही देर में शेखर के गाल पर भी मानो विदेशी हो गए, छलने लगे। गाल विदेशी हो गए यानी गुलाबी हो गए, क्योंकि विदेश वालों के गाल है वो लाल या गुलाबी होते हैं, बहुत सफेद होते हैं ना वो लोग, इसलिए। तो शेखर की माँ क्या करती है, शेखर को गालों पर मारती है और उसका गाल है उसको वो लाल कर देती है। लेकिन ढेर राख हो गया था। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेश का प्रभुत्व ही नहीं आतंक भरा हुआ है। उसने पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते थे।
आज भी अंग्रेजी का चलन है। बहुत सारे लोग हैं वो अपने बच्चों को 2-4 अंग्रेजी शब्द आ जाए तो ऐसा मानते हैं कि मेरा बच्चा तो लाट साहब हो गया। उसी प्रकार शेखर के पिताजी भी मानते थे। वो ऐसा आग्रह करते थे कि अपने बच्चे हैं, यानी कि उसके सारे लड़के हैं, वो आपस में अंग्रेजी में बात करें। यह भी वह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी में ही बोलती थी। यानी कि उन लोगों का बहुत बड़ा घराना था और उसने आया यानी कि नौकरानी जो रखी थी वो भी ईसाई थी, अंग्रेजी थी, और वो भी अंग्रेजी में ही बात करती थी। उसका पहला गुरु उसके साथ उसने दिन भर बिताना होता था, वह अमेरिकन मिशनरी था। यानी कि उसका जो गुरुजी शिक्षक था वो भी अमेरिका का था और वो भी इंग्लिश बोलता था। जो पढ़ाता चाहे कुछ भी नहीं, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है तो हम सबसे पहले सीखे, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेश ही उसकी माँ है। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा, जिससे मैं घृणित समझता हूँ उसी विदेशी माँ को कहने को बाध्य हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना प्रारंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में भी अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में वह विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा। देखिए, छोटा सा बच्चा वो सोचता है कि ये जो मेरा गुरु है उसकी मातृभाषा इंग्लिश है, वो उसकी माँ है, तो हिंदी है वो हमारी मातृभाषा है, तो मेरी माँ भी हिंदी होनी चाहिए। इसलिए वो इंग्लिश से, अंग्रेजी से बहुत घृणा करता है और अंग्रेजी की बजाय वो अकेला हिंदी सीखने लगता है। और अपनी बातचीत में जो सामान्य शब्द है, मतलब कि टाइम टाइम शब्द हम सब बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार इंग्लिश के जो सामान्य शब्द है वो भी अपनी मातृभाषा में से वो निकालता है और शुद्ध हिंदी बोलता है। और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा, जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसके प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना प्रारंभ किया। देखिए, 13-14 साल का शायद होगा वो, तब वो एक राष्ट्रीय नाटक लिखता है। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी, इसलिए उसने लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। उस समय इस आज की तरह मोबाइल नहीं थे, टीवी नहीं था, कुछ नहीं था। बच्चे जो कुछ देखते थे वो नाटकों में देखते थे। तो उसने मात्र एक नाटक लिखा था और वही नाटक के अनुसार वो अपना नाटक है वो लिखना शुरू करता है। प्रश्नाव प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों ही हथिया ली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी है और सिद्ध के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। यानी कि वो संपूर्ण गांधी जी के जो नियम थे उसको नाटक में अपनाता है। कताई और बुनाई, कताई એટલે બાળકો કાંતવું અને बुनाई એટલે વણવું। गांधी जी ने जो अपनाया था वो सिद्धांत वो अपनाता है। विदेशी माल का वो त्याग करता है, विराट भारत का स्वप्न देखता है। और गांधी जी का नियम था अहिंसा। गांधी जी कहते थे कि अगर आपको कोई एक गाल पर लगा दे एक धोल, तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। तो शेखर भी अपने नाटक में यही नियम के अनुसार लिखता है। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य का स्वाधीन और बाधाहीन भारत एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। यानी कि गांधी जी ने भी सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था और तभी से उसका जीवन है वो परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार ये बच्चा भी सत्य हरिश्चंद्र के अनुसार अपना नाटक है वो लिखता है। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब वहां वह जाता उसके मन में एक ही ध्वनि ध्वनि गुंजा करती, मैं शेखर हूँ।
एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है, स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का। बच्चा क्या करता है, उसने जो नाटक लिखा था उसको कहीं पर छिपा देता है, किसी को भी नहीं दिखाता, क्योंकि शायद पहले कहीं हुआ होगा कि उसने कुछ लिखा हो और उसके पिताजी ने उसको डांटा हो, इसलिए वो नाटक को छुपा देता है। लेकिन उसके मन में एक भाव आता है कि मैं भी लेखक बन गया, चंद्रशेखर, और वही भाव से वो जीता है। शेखर के पिता एक दिन दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता कुछ पीछे पीछे। कहीं पर दौरे, दौरे यानी यात्रा, कहीं पर वो जा रहे थे, बाप बेटे दोनों, और रेलवे स्टेशन पर इधर उधर घूम रहे थे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? देखिए, वो टहल रहा था तो उसकी उम्र का एक लड़का आता है, अपने अंग्रेजी ज्ञान को बताने के लिए वो पूछता है, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। हम जानते हैं शेखर को अंग्रेजी के प्रति घृणा थी, इसलिए उस लड़के को वो देखता है। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, पूरा अंग्रेजी लिबास में था वो, सिर पर अंग्रेजी टोपी, और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वो अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वो झिझकता था। हमारे जैसा जमाना नहीं था तब, बच्चे पिता की हाजिरी में कुछ बोलते नहीं थे, तो उसके पिता सामने थे तो वो झिझकता भी था। और दूसरा कारण ये था कि वो जो सामने वाला लड़का था उसने उसको अंग्रेजी में पूछा, इसलिए वो उसका प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, वह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और रोब से कहा, माई नेम इज, यानी कि अपना नाम वो बताता है। डू यू गो टू स्कूल? वो पूछता है कि क्या तू स्कूल में जाता है? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहां न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, हिंदी में देता, कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। अंग्रेजी उतना नहीं जानता, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। देखिए, जो सामने वाला लड़का था ना, उसको अंग्रेजी उतना नहीं आता था, कुछ वाक्य उसके पेरेंट्स ने उसको पढ़ा दिए होंगे और वो पाठ वो पढ़ रहा था। शेखर जान गया, लेकिन फिर भी वो उसको जवाब नहीं देता है। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है। जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि शेखर के पिता तो ऐसे ही थे, अपना लड़का है वो अंग्रेजी में बातचीत करे, वो चाहते थे, इसलिए वो शेखर को कहते हैं कि उसको जवाब क्यों नहीं देते। शेखर और भी चिढ़ गया और चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उसके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया। पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? देखिए, उसको पिताजी को बहुत बुरा लगता है। उसको वेटिंग रूम में ले जाते हैं और उसका कान खींचते हैं। इतने में क्या होता है, तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। देखिए, यहाँ पर हमारा ये जो पाठ है वो पूरा होता है। बच्चों, ये जो हमारा पाठ है, क्रांतिकारी शेखर का बचपन, उस पाठ में उस समय को बताया गया है जब हमारे भारत को आज़ादी नहीं मिली थी। उस समय हर एक बच्चे का एक सपना था कि मैं गांधी जी का अनुयायी बनूं और भारत के लिए कुछ करूं। तो वही स्वप्न लेकर हमारे पाठ का ये जो हीरो है शेखर, वो चलता है और उसी के मुताबिक अपना जीवन है वो जीता है और देश के लिए कुछ करता है। अस्तु।